हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ऋषि कॉमर्स एकेडमी में स्वागत है। आइए स्टूडेंट्स, आज हम सब क्लास 11th का अकाउंट्स का 2023 का MCQ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और काफ़ी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम लोग का जो पैटर्न है झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से, वह पैटर्न पिछले एग्ज़ाम के जैसा नहीं है। पिछले एग्ज़ाम में टर्म 1 और टर्म 2 के जैसा एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन अब जो है सिर्फ एक बार में ही एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, यानी आप कह सकते हैं टर्म 1 में ही फाइनल एग्ज़ाम है आपका। यहाँ पर ओनली आपको 40 क्वेश्चन दिया जाएगा और 40 क्वेश्चन 40 नंबर का होगा। सभी प्रश्न के उत्तर अनिवार्य होंगे, ये इनका अपना पैटर्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होगा, जो भी मैंने बताया। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, 4 हम लोग का विकल्प होगा, ABCD ऑप्शन होगा, उसमें से सही जो विकल्प आपको लगेगा उसी को टिक करना है। याद रखना है, कभी भी एक बार आप जिसको सेलेक्ट कर दिए वही ऑप्शन आपके लिए सही होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, बढ़िया से टिक करना है बच्चों। और लास्ट में जो पैटर्न है, कहता है गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर 40 का 40 ऑप्शन 40 यानी क्वेश्चन दिया हुआ है, 40 का 40 क्वेश्चन आपको भर के आना है। एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पर यदि आपसे गलत भी कोई क्वेश्चन बन जाता है तो उसका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पहले आप पैटर्न को बहुत अच्छे तरीक़े से समझें, क्योंकि बच्चे जाते हैं और पैटर्न को नहीं समझे हुए रहते हैं और काफ़ी गलतियां करके आते हैं। बहुत ऐसे बच्चे की क्वेश्चन भी छोड़ के आते हैं। यदि आपको नहीं भी समझ में आता है तो आप उसे कोई ना कोई क्वेश्चन टिक करके ज़रूर आएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। वैसे तो आप लोग को ये टारगेट रखना है कि 40 का 40 क्वेश्चन सही हो, ये आपको टारगेट लेकर जाना है। और हम आप सभी को विश्वास दिलाते हैं कि आप अभी जो अगर आप हमारे चैनल पर हमारे से जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि हमने काफ़ी प्रीवियस ईयर का मॉडल सेट अकाउंट्स का बता रखा है। यदि आप वहां पर जाएंगे और विजिट करेंगे तो देखेंगे काफ़ी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बना हुआ है। आप यदि उसको क्लियर कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है, नहीं देखने को मिलेगा और कॉन्सेप्ट के साथ बताया हुआ है। चलिए, हम ज़्यादा वक्त को आप सभी नहीं लेते हुए अभी जो मैंने ये क्वेश्चन 40 बताने वाला हूँ, आप इसको ये ना समझें कि सिर्फ 40 का ही आंसर जान रहे हैं। आप यदि इसको कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे तो ये 40 नहीं, समझिए आप 80 क्वेश्चन का आंसर जान रहे हैं। आप समझिए 100 क्वेश्चन का आंसर आप सीखने वाले हैं। आप सिर्फ 40 क्वेश्चन का आंसर जान लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर कुछ और ऑप्शन में मिल जाए, कुछ और वहाँ पे चेंज करके दे दिया जा सकता है। आप इसको कॉन्सेप्ट से समझने का प्रयास करेंगे। अगर एक ऑप्शन जा रहे तो बाकी जो इसका ऑप्शन है वो क्यों गलत है। खैर, उतना वक्त तो हम लोग भी जल्दी नहीं लेंगे, लेकिन हाँ, कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको बताने का प्रयास करेंगे। और आप ऐसा ही समझे, 10 मिनट ना लगे, 20 मिनट लगे, लेकिन एक बार यदि आप सीख ले तो ये गारंटी रखना है कि यदि ये क्वेश्चन हम आता है तो इसमें हमें गलती नहीं करनी है। चलिए स्टूडेंट्स, काफ़ी बातें हो गई आपसे, ये ज़रूरी था। चलिए, तो न्यू स्टूडेंट के लिए यही है कि जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि बाकी वीडियो का बेनिफिट आप ले पाएँ। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कह रहा है पुस्त पालन एवं लेखांकन की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी। तो याद होगा आपको 1494 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी नज़र आ रहा है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। कह रहा है द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग इज, यानी लेखांकन की भाषा कौन है। तो देखिए, हम लोग जब पढ़ा करते हैं तो कहते हैं वहाँ पर कि जब भी अकाउंटिंग का बात होता है तो इकोनॉमिकल एक्टिविटी होना चाहिए। दिस इज द अकाउंटिंग। ठीक है, तो अकाउंटिंग का जो लैंग्वेज है वह मनी में होना चाहिए, जो ट्रांजैक्शन है यानी मुद्रा। ठीक है, तो लेखांकन की जो भाषा
आप कह सकते हैं तो मुद्रा यानी मनी कह सकते हैं। चलिए नंबर 3 देखिए, अकाउंटिंग इज, तो आप इसको तो जानते होंगे, आर्ट एंड साइंस यानी कला और विज्ञान दोनों है। चलिए स्टूडेंट्स नंबर 4 क्वेश्चन जाते हैं, और नंबर 4 में है विच ऑफ दिस इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, यानी निम्नलिखित में कौन सी मूलभूत लेखांकन अवधारणा नहीं है। तो इसका जानना है आपको, याद रखना है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। करा विच फ्रॉम ऑफ अकाउंट ऑफ एडॉप्टेड बाय अ बिजनेस मैन, कर एक व्यवसायी द्वारा लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाया जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं, हम लोग एक जो व्यवसायी है नॉर्मली कौन सा अकाउंटिंग का यूज़ करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज़ करता है तो नहीं, टैक्स अकाउंटिंग यूज़ करता है नहीं, तो फिनेंशियल अकाउंटिंग का यूज़ करता है। जो जनरली जो व्यवसायी है वह कौन सा अकाउंटिंग का यूज़ करता है, कौन सा लेखांकन करता है, तो फिनेंशियल अकाउंटिंग यानी लेन देन का जो डेबिट क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है उसका यूज़ करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का नहीं करता है, ठीक है, टैक्स अकाउंटिंग का नहीं करता है, डेबिट क्रेडिट का नॉर्मली वो एक व्यवसायी अकाउंटिंग करता है। चलिए अब देखिए रोजनामांचा जर्नल में कितने खाने होते हैं, तो आप जानते हैं इसका ऑप्शन पहला होता है, देखिए याद रखिएगा, डेट होता है, पार्टिकुलर होता है ना, एलएफ होता है और डेबिट क्रेडिट, यानी 5 बॉक्स होता है स्टूडेंट, 5 बॉक्स होता है, ये भी याद रखना है, ठीक है, कि एलएफ और जेएफ, यहाँ पर जो जर्नल में हम लोग यूज़ करते हैं एलएफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब हम लोग लेज़र बनाते हैं तो वहाँ पर जो हम लोग जेएफ जर्नल फॉलो का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर यूज़ करते हैं एलएफ का यानी लेज़र फॉलो का यूज़ करते हैं। चलिए उम्मीद है कि आप बाकी भी जानकारियाँ आप जान रहे हैं, बाकी भी जानकारी आपको मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, करे व्यावसायिक दुकान से स्वामी द्वारा लिए गए माल के लिए डेबिट होता है, तो स्वामी खाता, पूंजी खाता या आरन खाता। देखिए आप इसको समझना पड़ेगा आपको। मान के चलिए एक व्यावसायिक है और वह अपना दुकान चलाता है, और वह दुकान से खुद अपने घर के लिए कोई सामान निकालता है, तो उस शब्द का हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं, तो याद रखना है ड्राइंग का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, ड्राइंग का। जब हम लोग देखिए अगर हम लोग व्यवसाय का मालिक नहीं है, यदि हम लोग कोई सामान खरीदते हैं तो उसको परचेज का प्रयोग करते हैं, लेकिन खुद जो मालिक है अपना बिजनेस से अगर निकाल रहा है कोई सामान, तो वो जो शब्द का प्रयोग होता है ड्राइंग शब्द का प्रयोग होता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, थोड़ा सा समझना है, कोई दिक्कत नहीं है अगर लेट होता है तो, ठीक है, लेकिन एक बार समझ लीजिए तो ऐसा टारगेट रखना है कि फिर हमको इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना हो, आप इधर उधर से बातें समझ लीजिए, ठीक है। फिर से एक बार पढ़ दे, व्यावसायिक दुकान से स्वामी द्वारा लिए गए माल के लिए डेबिट होता है, तो जो डेबिट हम लोग करते हैं ड्राइंग शब्द का प्रयोग होता है। अच्छा इसका एंट्री एक हम आपको बताते हैं, एंट्री क्या है ना, यहाँ पर हम लोग समझ लिए कि जो निकालता है उसको शब्द का प्रयोग क्या करते हैं, तो ड्राइंग शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन एंट्री यहाँ पे अगर बात करेगा तो क्या डेबिट होता है, तो देखिए ड्राइंग डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर क्रेडिट में क्या होगा, जब डेबिट में तो आप ड्राइंग का शब्द का प्रयोग कर दिए DR का, तो बताइए क्रेडिट में क्या प्रयोग होगा, तो बच्चों परचेज का प्रयोग होगा। क्या होगा, परचेज शब्द का क्रेडिट में प्रयोग करेंगे। जब ये प्रोप्राइटर यानी जो कंपनी का ओनर है, मालिक है, जब वो सामान परचेज किया होगा तो परचेज को क्या किया होगा, डेबिट किया होगा, परचेज को क्या किया होगा, डेबिट किया होगा। अब यही परचेज वाला सामान कम हो रहा है तो कहाँ चल जाएगा, वो क्रेडिट में चल जाएगा वो। चलिए उम्मीद है ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट कैश अकाउंट। आप जानते हैं कैश अकाउंट क्या है, एक रियल अकाउंट होता है। ट्राई बैलेंस, चलिए क्लास में देखिए सब बहुत सारा क्वेश्चन ही चर्चा किया हुआ है। तलपट, ट्राई बैलेंस क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है, नहीं, रियल अकाउंट है, नहीं, नॉमिनल अकाउंट है, नहीं, ये सभी नहीं होगा। ट्राई बैलेंस यह एक अकाउंट नहीं है।
आप जब भी देखिए ट्राई बैलेंस बनाते हैं, याद रखना है ट्राई बैलेंस का मेथड कितना है, 2 मेथड है बच्चों, एक टोटल मेथड होता है और दूसरा बैलेंस मेथड होता है। और जब भी ये दोनों मेथड से आप बनाए होंगे, टोटल मेथड और बैलेंस मेथड, तो बताइए क्या अकाउंट शब्द का प्रयोग करते हैं क्या आप? नहीं करते हैं। तो ये कौन सा है? लिस्ट ऑफ बैलेंस है, शेष की सूची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए फिर यहाँ पर ट्राई बैलेंस से ही है, ट्राई बैलेंस इज अ स्टेटमेंट हो जाएगा स्टूडेंट। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आप समझेंगे तो उम्मीद है कि बाकी क्वेश्चन भी इससे जो बनने वाला है यानी जो क्रिएट होगा वो भी क्लियर करते चले हम लोग, क्योंकि यही तो क्वेश्चन में नहीं आएगा ना, इससे कुछ अलग रहेगा हम लोग को, तो बाकी इसका भी समझना जरूरी है। कर बैलेंस ऑफ एसेट अकाउंट इज ऑलवेज, यानी संपत्ति खाते का शेष सदैव होता है। क्या होता है? तो हमेशा याद रखना है कि जो एसेट्स का अकाउंट हमेशा क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है, और जस्ट अगर लायबिलिटी होगा तो वो क्रेडिट बैलेंस होगा। चलिए नेक्स्ट है ह्रास। अगर हम लोग ये है एक तरह से प्रोविजन है, डेप्रिसिएशन, ह्रास जो है यह एक प्रोविजन है, प्रावधान है, एक्सपेंसेस नहीं है, ठीक है ना, इनकम है आपका। 13 नंबर देखिए, अस्थाई प्रभाग विधि में ह्रास की राशि, देखिए आप जानते हैं 2 मेथड बताए थे मुख्य रूप से, जो एसेट पर डेप्रिसिएशन लगता है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड लगता है, एसएलएम जिसको हम लोग कह सकते हैं, एसएलएम बोलिए या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड बोलिए या फिर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोलिए, 3 मेथड हम लोग कहते हैं, ठीक है। और एक है डीबीएम मेथड, डॉन बैलेंसिंग मेथड, या फिर रिटेन डॉल वैल्यू मेथड, डब्ल्यू से स्टार्ट है, ठीक है। तो जो ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है ये हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। जो एक बार डेप्रिसिएशन लग गया, जितना अमाउंट, अगर 10,000 किसी अमाउंट का अगर 10,000 डेप्रिसिएशन हो गया तो हर एक साल जो है 10,000 ही लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ही करा, अस्थाई प्रभाग विधि में ह्रास की राशि हमेशा क्या होता है? घटती होती है? नहीं। क्या बढ़ती है? नहीं। स्थिर रहती है? हाँ, ये क्या होगा? स्थिर रहती है, यानी ये हमेशा एक बार जो लग गया डेप्रिसिएशन, जितना हो गया हर एक साल उतना ही होगा। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है ये, एसएलएम मेथड है ये, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ये फिक्स जो लग गया एक बार वही होगा। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पर लगेगा। तो बताइए हमेशा जब ओरिजिनल वैल्यू पर लगेगा तो हर एक साल उतना ही अमाउंट होगा। चलिए उम्मीद है ये समझ में आया होगा बच्चों। ये क्लास में बहुत अच्छे तरीक़ा से बताया गया है, दोनों में अंतर, एसएलएम और डीबीएम मेथड दोनों में ये अंतर आप लोगों को बताया गया है। चलिए कमेंट करेंगे कि ये बताया गया है कि नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? भूमि का उपयोग जीवन काल होता है, बिल्कुल लिमिटेड होता है या अनलिमिटेड? तो अनलिमिटेड होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आइए, क्या है? पुष्प पालन की दोहरी लेखा प्रणाली के आविष्कार कौन थे? तो ये तो हम लोग रटाया है एक तरह से, बच्चे शुरू जब ही क्लास करते तब यही चीज़ बताया जाता है, फादर ऑफ अकाउंटिंग या बुक कीपिंग, ठीक है। तो लुकास पेसियोली, और इनका बुक पब्लिश हुआ था वही जो शुरू ऑप्शन था 1494 हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आइए। अच्छा एक और हम, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन 16 में पढ़िए, कर चालू व्यापार की धारणा के अनुसार व्यावसायिक इकाई अस्तित्व में रहेगी। देखिए यहाँ पर कहता है चालू व्यापार की धारणा के अनुसार व्यावसायिक इकाई का अस्तित्व क्या रहेगा? तो अनिश्चित काल तक रहेगा बच्चों। ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, अनिश्चित काल तक रहेगा, ठीक है। बिजनेस अनलिमिटेड समय तक वो चलता रहेगा गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंक खाता क्या होता है? दिस इज द पर्सनल अकाउंट होता है। बैंक जो अकाउंट है वह एक पर्सनल अकाउंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 देखिए, कर नो जर्नल एंट्री इज मेड इज फॉर, रोजनामांचा यानी जर्नल लेखा उनके लिए नहीं किया जाता है। किनके लिए नहीं किया जाता है? तो ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट
या बहुत। तो आपको हम क्लास में बताए थे बाबू कि ट्रेड डिस्काउंट होता है, 3 प्रकार का मुख्य रूप से डिस्काउंट आपको दिया जाता था। एक ट्रेड डिस्काउंट था, दूसरा कैश डिस्काउंट था और तीसरा था स्पेशल डिस्काउंट था। याद है ना? तो बताए थे कि ट्रेड डिस्काउंट ये व्यापारी छूट है, सभी कस्टमर के लिए इक्वल है। अगर 10% हम डिस्काउंट दे रहे हैं, राम हो, मोहन हो, चाहे सोहन हो, कोई भी हो, हम व्यापारिक छूट है तो सबके लिए इक्वल मिलेगा। तो व्यापार की ये जो है एक खाता में रिकॉर्ड किया ही नहीं जाता है। लेकिन कैश डिस्काउंट और स्पेशल डिस्काउंट सबको अलग अलग मिलेगा बाबू, सबको अलग अलग मिलेगा। इसीलिए इसको रिकॉर्ड करना जरूरी है कि हम राम को दिए 20 रुपया दिए, सोहन को दिए 40 रुपया दिए, तो सबको अलग अलग देंगे तो कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि सबको इक्वल मिलेगा। तो बताइए, जब सबको इक्वल मिलेगा तो क्या जरूरी है इसको रिकॉर्ड करना? कोई जरूरी नहीं है इसका रिकॉर्ड करना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कोई जरूरी नहीं इसका रिकॉर्ड करना, क्योंकि इसका मालिक जान रहा है कि सबको मैंने ट्रेड डिस्काउंट 10% दिया है, लेकिन कैश डिस्काउंट नहीं। चलिए, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए, ये अलग तरह का मेरे तरफ से पढ़ाई आपको मिलेगा बच्चों, बाकी लोगों से हमें जहाँ तक लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, समझिए। कर जब तलपट का योग नहीं मिलता है तो इस स्थिति में खाता खोला जाता है। इसको बार बार आपको चर्चा किया गया है, सस्पेंस अकाउंट। यार, जब मिल ही नहीं रहा है ट्रायल, ना डेबिट साइड का कभी नहीं मिल रहा है, ना क्रेडिट साइड का कभी मिल रहा है, सस्पेंस है, पता ही नहीं चल रहा है क्या होगा, तो यह खाता खोल दिया जाता है सस्पेंस अकाउंट के नाम से। चलिए 20 नंबर देखिए, रिजर्व क्रिएटेड फ्रॉम नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभों से निर्मित संचय। जैसे नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस को, तो ये नॉर्मल जो प्रॉफिट हो रहा है, ये कौन सा खाता हम खोलेंगे, कौन सा रिजर्व क्रिएट करेंगे? स्पेसिफिक रिजर्व या रिजर्व फंड? तो नहीं, जनरल रिजर्व। याद रखना है, जनरल रिजर्व। ठीक है, चलिए, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट इज, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट इज कौन सा अकाउंट होता है बिल्स रिसीवेबल? बताइए। तो आपको पता है बिल्स रिसीवेबल यह एक रियल अकाउंट होता है। बिल्स रिसीवेबल कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। चलिए 22 नंबर देखिए, ये क्लास में कल बताया गया था बच्चों, क्या है? बिल स्वीकार करने वाले को कहा जाता है। बिल स्वीकार करने वाला, जैसे मान के चलिए आप जो सामान जहाँ खरीद रहे हैं वो लिखने वाला हो गया, उसको क्या बोलेंगे? ड्रॉवर। और जो एक्सेप्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे? ड्रॉवी। ठीक है, ड्रॉवर, ड्रॉवी। ठीक है, विनिमय बिल मतलब वही हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने व्यक्ति होते हैं? तो याद रखना है, क्वेश्चन दूसरा है क्या? नहीं, विनिमय बिल है, बिल ऑफ एक्सचेंज इज, तो एक प्रार्थना है, एक प्रतिज्ञा है, एक आदेश है, इसमें क्वेश्चन अलग है, यह एक ऑर्डर है। चलिए 24 आइए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? द पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज आर, इसमें 3 पार्टी होता है, एक लेखक होता है, सॉरी यहाँ लेखक यानी ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 25 देखिए, करंट नोटिंग व्यय का भुगतान बिल के धारक द्वारा किया जाता है, परंतु इसे वसूला जाता है किससे? अब इसको सिंपल तरीका से समझेंगे बच्चों, जैसे जीएसटी है, जीएसटी का भुगतान कौन करता है? दुकान वाला करता है, लेकिन जीएसटी का अमाउंट वसूल किससे करता है? तो कस्टमर से करता है। उसी प्रकार यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसको भुगतान कौन करता है? तो ड्रॉवर करता है, लेकिन वसूला किससे जाता है? तो ड्रॉई से वसूला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है सभी को? कमेंट करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे कि बच्चों समझ में आ रहा है या फिर क्या कमी
लग रहा है इस पर हमें ध्यान को केंद्रित करवाएंगे, ये आपका काम है, ताकि और मैं अच्छे तरीक़ा से आप सभी के लिए सर्विस दे पाऊँ। चलिए, ट्रेडिंग अकाउंट इज, अब जानते हैं ट्रेडिंग अकाउंट बोलिए चाहे प्रॉफिट लॉस अकाउंट। क्यों इसको कौन सा अकाउंट बोला जाता है? नॉमिनल अकाउंट बोला जाता है। क्यों? कि ट्रेडिंग अकाउंट में भी ग्रॉस प्रॉफिट का बात होता है और ग्रॉस लॉस का बात होता है, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का बात होता है। जहाँ प्रॉफिट और लॉस यानी जहाँ इनकम और प्रॉफिट की बात हो रही, समझिए कौन सा अकाउंट है? तो नॉमिनल अकाउंट है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 27 नंबर। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बेसिक वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको समझेंगे। यहाँ पे 2 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। 27 में 2 क्वेश्चन, वैसे सभी क्वेश्चन में हम 2 प्रयास कर रहे हैं, जितना उसमें चर्चा होने का चीज़ है चर्चा कर दे रहे हैं बच्चों। इसमें देखिए, कर सकल लाभ, कर कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट इफ रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 20%। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है? 20% है। ऑन किस पर? याद रखना, ऑन किस पर है? तो सेल पर है। ग्रॉस प्रॉफिट किस पर है? तो सेल पर है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज कितना है? 1,20,000 है। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट का जो परसेंटेज है बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वह 20% है। और ऑन किस पर है? तो सेल पर है। सेल पर ग्रॉस प्रॉफिट है, लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है? कॉस्ट उपलब्ध है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड उपलब्ध है। यही है उल्टा। यदि यहाँ पर समझना हम जो क्या बोल रहे हैं, हमारे ग्रॉस प्रॉफिट कितना परसेंट है? 20% है। और ऑन किस पर है? तो सेल पर ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन हमारे पास सेल नहीं दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है। ये समझो, अगर सेल दिया हुआ रहता तो डायरेक्ट कर देते 20/100 आ जाता, लेकिन सेल नहीं दिया हुआ है। और जब उल्टा दिया हो, याद रखना, जब उल्टा दिया हो तो 2 ही फार्मूला होता है। ठीक है, क्या दिया हुआ है क्या होगा? सो देखो यहाँ पे समझो। तो देखिए, ये 1,20,000 जो है बच्चों, ठीक है, 1,20,000 ये कितना परसेंट हो गया अपने आप में? 80% है। ठीक है, और हमको क्या इंटू कर देना है? 20 से इंटू कर देना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कॉस्ट उपलब्ध है और निकालने किस पर बोला है? सेल पर निकालने बोला है। ठीक है, सेल पर निकालने बोला है, जबकि उपलब्ध जो हमारा पीछे का ही अमाउंट है, कॉस्ट ही पता है। कॉस्ट के बाद आता है हमारा सेल प्राइस आता है। कॉस्ट होता है, उस पर प्रॉफिट एड होता है। कॉस्ट देखिए, ध्यान रखना, कॉस्ट पहले होता है, उसके बाद प्रॉफिट एड होकर सेल आता है। तो हमारा जो प्रॉफिट है 20% है। चलिए ज़्यादा चर्चा नहीं करते। याद रखना है कि यदि आपको निकालना है प्रॉफिट तो 2 फार्मूला है। अगर आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि 20% है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल पर है, और इन्फॉर्मेशन है कॉस्ट है, तो ये अपने आप में 80% हो जाता है, पीछे वाला वैल्यू है। ठीक है, अभी सेल वाला पर बताएंगे। तो देखिए सिंपल सा है, इसको आप 1 0 काट यहाँ पे, और 2 चौको 8 हो जाएगा। ठीक है, और 4 तिया 12 हो जाएगा, यानी 3 बार में काटा, यानी 30,000 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ को हम उल्टा पर बताते हैं। क्या बताते हैं समझना। अगर ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 20% ही है, और ऑन जो है कॉस्ट पर है। देखा, अगर बता रहे कॉस्ट पर है, ग्रॉस प्रॉफिट किस पर है? कॉस्ट पर है। और हमारे पास ये जो दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो सेल अमाउंट दिया हुआ है। वो क्या दिया हुआ है? सेल दिया हुआ है। तो बताना, देखो ये आप लोग को बहुत बार चर्चा किए होंगे, सेल दिया है तो अपने आप में कितना परसेंट है? 120% है, और आपको क्या चाहिए? 20। ठीक है, तो याद रखना, अगर ऐसा वाला जैसे रहता है, सेल पर निकालने बोलता है, यानी सॉरी कॉस्ट पर निकालने बोलता है, सेल इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, तो आप नीचे करते हैं 120 करते हैं, जोड़ते हैं नीचे फार्मूला में। तो जब ऐसा वाला रहता है जोड़ते हैं, तो जब उल्टा है उसका दिया रहेगा तो याद रखना कि माइनस करते हैं। 100 में 20 को माइनस कर दिए तो 80 आया था उसमें। ठीक है, ये याद रखना, छोटा सा कॉन्सेप्ट। ये 0 कट जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा। ठीक है, या फिर 12 से 12 इसको काट देना है। ठीक है, ये 12 से 12 कट गया, ये यहाँ पे नहीं कटेगा, तो 2 यानी सीधा सीधा आपको 20,000 रुपया हो जाएगा इसका। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए, यानी एक फार्मूला प्लस वाला हो गया, एक फार्मूला माइनस वाला हो गया 100 में। अब देखिए 28 नंबर, कैरेज एंड फ्रीट ऑन गुड्स परचेज इज सो इन। मतलब सामान खरीदने में भाड़ा जो दिए उसको हम किस अकाउंट में दिखाते, तो आपको पता है कि सामान खरीदने में
और फैक्ट्री का जो खर्च है वो सभी कहाँ दिखता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखता है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ दिखता है, यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस भाड़ा को क्या बोलेंगे बाबू, ट्रेड एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलेंगे। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ दिखता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखता है। और इससे क्या फाइंड होता है, ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है और ग्रॉस लॉस निकलता है। ठीक है, चलिए। द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनल अकाउंट इज टू असर्टेन, यानी वित्तीय विवरण या अंतिम खातों का उद्देश्य क्या होता है, तो प्रॉफिट निकालना, प्रॉफिट लॉस निकालना, कैपिटल निकालना, प्रॉफिट लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, ये दोनों काम होता है बाबू। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उससे प्रॉफिट लॉस का भी जानकारी होता है और साथ में बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन भी पता चलता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन दीजिए। देखिए फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट क्या है एक प्रकार का, तो याद रखना है फाइनल अकाउंट जो है यह एक, देखते हैं आप चैप्टर का भी नाम रहता है फाइनल अकाउंट, स्टेटमेंट लिखा रहता है। ठीक है, तो यह एक अकाउंट भी है और यह एक स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 30 का। चलिए 31 नंबर देखिए, कह रहा है प्रिपेयर्ड रेंट इज सो इन द बैलेंस शीट आइज। ठीक है, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस, एडवांस रेंट होता है बाबू। ठीक है, प्रीपेड मतलब पहले खर्च करने से पहले आप पैसा दे दिए, रेंट में मकान में रहने से पहले पैसा दे दिए, तो आपके लिए क्या है, एसेट्स है, आपके लिए क्या है, संपत्ति है। आप खर्च करने से पहले पैसा किसी को दे दिए तो आपके लिए वो क्या है, पैसा जो दिया हुआ है आपके लिए संपत्ति है, कभी भी उसको आप वसूल कर सकते हैं, कभी भी उसको ले सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं आप, तो आपके लिए वो क्या है, संपत्ति है। तो ये संपत्ति को कहाँ दिखाते हैं, तो क्या है यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या है, करेंट एसेट है, करेंट लायबिलिटी है, फिक्स एसेट है या फिर इनकम है। तो आपके लिए क्या है, एक एसेट्स है जो आप एक समय में इसको वसूल आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बाबू, समझ में आया होगा। 32 का देखो, एक व्यवसाय में इनमें से किसे लाभ हानि खाता में नहीं दिखाया जाता है, तो आपको पता है कि लाभ हानि खाता में बैड डेट को दिखेवे करते हैं, इंटरेस्ट को दिखेवे करते हैं, एक्रूड इनकम को भी दिखाते हैं एक तरह से। ठीक है, और ड्राइंग जो है, ड्राइंग को ही हम लोग नहीं दिखाते हैं। किसको नहीं दिखाते हैं, ड्राइंग को नहीं दिखाते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट में इसको दिखाते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए 33 नंबर आ जाओ। आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये भी बैलेंस शीट में दिखाते हैं बाबू। आउटस्टैंडिंग वेज, बकाया पैसा। ठीक है, बकाया पैसा, बकाया पैसा को हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं, तो कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं। और किस साइड में, याद रखना, तो लायबिलिटी साइड में। ये क्वेश्चन ये भी बनेगा आपको। ठीक है, कि आउटस्टैंडिंग वेजेस, जैसे भी एडवांस था ना, अगर यहाँ पे रहता है एडवांस वेजेस, एडवांस रेंट, जिसको कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट का एसेट साइड में। और आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया पैसा, तो बकाया इसको लायबिलिटी है ना आपके बिजनेस के लिए, तो लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड में दिखेगा। और लायबिलिटी और एसेट सबका प्रयोग कहाँ होता है, तो बैलेंस शीट में प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए 34 देखिए, कर लेखांकन प्रतिवेदन में कौन सी गुण होनी चाहिए, तो रिलेवेंस, एक्यूरेसी या पूर्णतः या उपयोग, सभी, तो सभी गुण होना चाहिए। ठीक है, सभी गुण होना चाहिए, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टैली क्या है, तो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से लेखांकन सूचना प्रणाली का कौन सा उद्देश्य है। ठीक है, निम्नलिखित में से लेखांकन सूचना का, जो लेखांकन इंफॉर्मेशन है, जो अकाउंटिंग हम लोग किए हैं डाटा, उसका क्या काम है, तो विज्ञापन या कर्मचारियों की भर्ती करना या स्टॉक कंट्रोल करना या मार्केटिंग रिसर्च करना। तो देखिए जो हम लोग अकाउंटिंग किए हैं उस अकाउंटिंग के हिसाब से हम अपने स्टॉक पर कंट्रोल कर सकते हैं, ये भी होता, और बाजार का अनुसंधान भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों होता है यहाँ पर बच्चों, लेकिन स्टॉक कंट्रोल इसको मानकर चलिए, क्योंकि ज़्यादा जो हमारे तरफ से जो सपोर्ट है एक तरह से कि हम अपने वस्तुओं पर नियंत्रण कर सकते हैं, ये ज़्यादा है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ये आपका सी हो जाएगा। 37 आइए,
कंप्यूटरकृत लेखांकन की समस्या क्या है? तो एक्सपेंसिव या फिर वायरस या स्पीड, ऑल ऑफ दिस। तो सब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी ये प्रॉब्लम है एक तरह से कंप्यूटर के लिए। 38 आइए, एक बाइट में कितने बीट होते हैं बाबू? तो आपको हम बताए थे कि 8 जो बीट मिलकर एक बाइट बनता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 39 आइए, ऐसे तथ्य जिन्हें अंकित किया जा सकता है और जिनका एक निश्चित अर्थ होता है कहलाता है तो इंफॉर्मेशन या डेटाबेस, तो हो जाएगा डाटा। डाटा हमारे लिए एक जिसको हम दिखा सकते हैं और जिससे कोई हम कार्य कर सकते हैं, यानी उसका एक मीनिंग होता है, अर्थ होता है। अब लास्ट में आइए, डेटाबेस प्रबंध प्रणाली है तो यह एक सॉफ्टवेयर है। लास्ट ये क्वेश्चन 40 था जिसका ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि आप सभी को मैंने जैसा बताया कहा कि आपको 40 नहीं बल्कि इससे आप 80-90 क्वेश्चन आप इसके माध्यम से जान सकते हैं, और आप यदि ऐसे जानते हैं तभी आपके लिए अच्छा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।